द योर इवैल्यूएशन रिगार्डिंग योर क्वेश्चंस। तो अगर आप उनको लगा लेंगे तो आप एग्ज़ाम के लिए बेहतर प्रिपेयर कर पाएंगे। और मेरा मोटिव इससे भी कुछ आगे बढ़ के होता है, मीन्स द अपग्रेडेशन ऑफ योर नॉलेज which you can use or which you can from which you can get returns at the time of any interview or any further studies। तो आप लगाते चलें थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चंस हो भी नहीं रहे हैं तो वो रिस्पांस आपकी दिखा रही है कि आप बहुत ज़्यादा करने के उत्सुक नहीं हैं। केवल एक ही व्यक्ति का मेरे पास रिस्पांस आया है, तो ये एक अच्छा पैटर्न तो बेटा नहीं है। ठीक, तो कोशिश करें कि आप लोग इसको करें। अगर आप करेंगे नहीं और मुझे रिस्पांस नहीं करेंगे तो फर्दर मैं इनको डिस्कस भी नहीं करूँगा। मतलब उसका आंसर क्या है, उसका करने का तरीका क्या है, आपने सही किया है गलत किया है, दैट इज़ अप टू यू, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर नॉट जस्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन इट, एंड एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो वो चीज़ें करना अच्छा है, वरना कोर्स को पढ़ना है और पढ़ाना मेरा काम है तो मैं पढ़ा दूंगा अच्छे से, अपने लेवल से अच्छे से पढ़ा दूंगा, जितना जो बता सकता हूँ वो बता भी दूंगा। आप करके बेटा लाओगे कम से कम कुछ लोग, तो हम लोग फर्दर उसको डिस्कस कर पाएंगे। और दिए ये इसलिए जाते हैं कि आपको लगता है सुनते समय या देखते समय हाँ यार ये हो जाएगा, या एग्ज़ाम आएगा तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स को छोड़ देंगे, थ्योरेटिकल को कर लेंगे, वट एवर यू आर प्लानिंग। पर जो उनको भी ये लगता है कि हमें न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है, ऐसे इसमें से 10-20% तो बच्चे होंगे ही, और उनको ये कॉन्फिडेंस है हाँ यार हम कर ले जाएंगे, आखिरी में कुछ करेंगे। हो सकता है कोई गलती आपसे पास हो रही हो सकता है कि कहीं पर कुछ समझने में दिक्कत रही हो, तो वो कोप अप हो जाएगी, दिस इज द टाइम टू रिकवर इट। बाकी आपकी इच्छा, लेकिन जब तक आपके रिस्पॉन्सेस अच्छे नंबर्स में नहीं आएंगे मेरे पास पलट के, तो इनको डिस्कस करने से क्या फ़ायदा है कि मैं ही बोल दूँ, फिर मैं ही उसका आंसर भी लिखा दूँ, मैं ही उसको करने का पूरा तरीका भी बता दूँ। तो वन वे ट्रैफिक है, और वन वे ट्रैफिक के रिजल्ट्स अच्छे बहुत होते नहीं है बेटा। टू वे वो तभी होगा जब आपकी तरफ से भी कुछ मुझे ऐसे रिस्पॉन्स दिखाई देंगे। तो जो कल जो आपको क्वेश्चन दिए गए थे, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, ओनली वन पर्सन इज सेंड द मेल टू मी रिगार्डिंग द आंसर्स। इसलिए मैंने भी उसको खोल के देखा ही नहीं अभी तक कि एक ही ने भेजा है। देख लूंगा उसको फुर्सत से। हाँ आपके उससे 5, 6, 7 कुछ आंसर आते तो मुझे लगता हाँ आप लोग इंटरेस्टेड है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब एक रिलेशन है जिसको नोट कर लीजिए बिटवीन द मीन्स, कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर दैन, वो बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से। ये एक रिलेशन है, ये आपको काम करेगा एट द टाइम ऑफ व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इन एनी इंटरव्यू। ठीक, ये एक परफेक्ट रिलेशन है कि जैसा रिलेशन आपने मीन मीडियन और मोड में देखा था कि मोड इज इक्वल टू एक फार्मूला था उसको 3 मीडियन माइनस 2 मीन, या जो भी ऐसा कुछ ऐसा फार्मूला था, वैसा ही ये एक आगे का फर्दर है कि अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन। ये एक रिलेशन बनता है इफ द ऑब्जर्वेशंस एंड वैल्यूज आर द सेम। अगर सेम ऑब्जर्वेशन और वैल्यू पे अप्लाई किए जाएं ये तीनों मीन, तो हर एक की वैल्यूज में ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन, ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। दूसरा रिलेशन ये है, इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, इसको आप और शॉर्ट करके लिख सकते हो कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन का स्क्वायर रूट, क्योंकि अब उधर से आपने स्क्वायर हटा दिया ज्योमेट्रिक मीन से, तो वो स्क्वायर रूट की तरह इधर आ गया। ये एक दो रिलेशन छोटे छोटे से आपको और पता होने चाहिए इन द केसेस ऑफ द मीन। और अब इससे आगे हम लोग बढ़ जाते हैं डिस्पर्सन पर। तो इन द केस ऑफ द डिस्पर्शन, मैंने आपको बोला डिस्पर्सन मतलब आपका जो डेटा सेट है उसका विस्तार, उसका फैलाव। तो उसको जानने के तरीके क्या हैं, उसको जानने के फ़ायदे क्या हैं,
और उसको कैसे कैसे जाना जाए, क्या यूजेस हैं। मीन्स द साइड, मतलब किसी चीज की साइड कितनी दूर तक है। तो साइड हम कहाँ से माने, भाई हम बोलेंगे ये मेरा दाहिना हाथ, ये मेरा बायां हाथ, तो इसका मतलब आप कहीं है ना बीच में। हाँ है, भाई मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी से दाहिने हाथ तक इतनी दूर और बाएं हाथ तक इतनी दूर, तो मीन्स यू आर लाइंग एट द सेंटर। ये जो डिस्पर्सन है दैट इज ऑलवेज मेजर्ड विद द सेंट्रल वैल्यूज। जो आपकी सेंट्रल वैल्यूज है, इनसे अधिकतर ये डिस्पर्सन को मेजर किया जाता है, ईदर ऑफ द राइट साइड, ईदर ऑफ द लेफ्ट साइड। और फिर ये टोटल डिस्पर्सन लेफ्ट टू राइट एक टोटल डिस्पर्सन बन सकता है कि टोटल डिस्पर्सन कितना है। इसको अगर दूसरे टर्म्स में हम बोले तो वैल्यूज विच आर क्रिएटिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट। तो अगर हम रेस्पेक्टिव वैल्यूज के विषय में इनमें बात करें तो ये डिविएशन है। भाई अगर हम ये बोलें कि इस क्लास के में ये जो बच्चे हैं इनका एक एवरेज लेवल ऑफ स्कोरिंग 65% है, तो अगर किसी रेस्पेक्टिव बच्चे का निकाला जाए पर्टिकुलर का, हो सकता है वो 72 मार्क्स ला रहा हो सकता है कोई दूसरा 58 में ला रहा हो। तो ये जो मैंने 65 का एवरेज बोला, इससे जो 72 है ये प्लस है 7, और जो 58 है वो माइनस है 7। दिस इज द डिविएशन। ये रेस्पेक्टिव डिविएशन है ऑफ पर्टिकुलर एंड ईच ऑब्जर्वेशन का। तो ये डिविएशन भी हम तभी जान पाएंगे कि जब हम ये मान के चलेंगे कि देयर इज अ डिस्पर्सन इन माय डेटा सेट। मेरे डेटा सेट में कुछ विस्तार है, कुछ फैला हुआ है, सारी वैल्यूज अगर मीन के ही आसपास हैं पूरी तरीके से कौन साइड है, देन देयर इज नो डिस्पर्सन। तो कोई डिस्पर्सन है नहीं हमारे डेटा सेट में। कोई भी विस्तार या बिखराव नहीं है, सब एक ही जगह पे है। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो डिस्पर्सन के लिए एक दो आपको डेफिनेशंस हैं जो अच्छे स्टैटिस्टिशियंस की हैं, वो लिख लेनी चाहिए, एक एक लाइन की हैं। और बेसिकली इसको सेंट्रल वैल्यू या मीन वैल्यू से लिया जाता है, ये बात मैंने आपको बता दी। तो डिस्पर्सन इज द मेजर of variation of the items. This is the definition given by the Bowley. Dispersion is the measure of the variation of the items. ये बाउले की डेफिनेशन है, और एक ही डेफिनेशन लिख लीजिए, वो वही बहुत पर्याप्त है। ठीक, अब इसके यूज क्या हो सकते हैं आपके लिए, एक एक दो दो लाइन में फटाक से इसके पॉइंट लिख लीजिए। एक, टू जज द reliability of the average. To judge the reliability of the average. कि एवरेज की क्या विश्वसनीयता है, इसको जाना जाए। सेकेंड, टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी फॉर द स्टडी of two or more series. To compare the variables for the study of two or more series. अगर दो या दो से ज़्यादा सीरीज पर हम काम कर रहे हैं तो ये वेरिएबल्स की कंपेरेबिलिटी हम कर सकते हैं कि किसमें कितना ज़्यादा डिविएशन या डिस्पर्सन है। मतलब अगर क्लास वाला एग्जांपल ले लें तो एक आपकी बीकॉम ऑनर्स की क्लास हो गई, एक मान लीजिए कोई बीबीए की सेकेंड ईयर की क्लास है, तो उसमें भी कोई एवरेज वैल्यू ऑफ स्कोरिंग मार्क्स होगी। तो उनके बीच में जो दूरी है या जो एवरेज मार्क्स है के बीच की दूरी और आपके बीच की दूरी, इसका अध्ययन किया जा सकता है। ठीक। तीसरा, टू कंट्रोल द वेरिएबिलिटी। इस वेरिएबिलिटी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें ये पता चले कि कोई बच्चा 58 ला रहा है तो कोई 72 ला रहा है, तो हमारी जो एवरेज है वो 65 पे फॉल कर रही है। ये एवरेज और बेहतर हो जाए अगर 58 वाला कुछ नंबर ज़्यादा स्कोर कर पाए। तो वेरिएबिलिटी जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है, प्लस माइनस दोनों साइड की। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं हम। टू फैसिलिटेट द मैथमेटिकल एनालिसिस। जो आपके स्टैट्स के मैथमेटिकल एनालिसिस और टूल्स और ऑपरेशंस हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं अगर हमें ये भी ज्ञान हो कि सब कुछ एवरेज के पास नहीं है, कुछ चीज़ें एवरेज से दूर भी हैं,
तो हम और बेहतर तरीके से गणना कर सकते हैं, isn't it? टू हेल्प द क्वालिटी कंट्रोल। फाइनल वही बात आ गई, परफॉर्मेंस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ के क्वालिटी को कंट्रोल करने से रिलेटेड। मान लीजिए ये जो एवरेजेस हैं, ये जो आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसके आउटपुट हैं कि हम साल में 1000 पीस बना रहे हैं, उनके बीच में हमने देखा कि ये मेरा एवरेज परफॉर्मेंस क्वालिटी स्टैंडर्ड है, ये मिल रहा है। इसका मतलब कुछ इससे कम है, कुछ इससे ज़्यादा है। और जब हम कम वाले ढूंढ पाएंगे अगर, और उन पर बेहतर कोई टेक्निक लगा करके या उनकी कंट्रोल फैसिलिटी मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं हम लोग उनके ऊपर कोई कंट्रोल मैकेनिज्म, एंड देन वी आर एबल टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, then what we are trying to assure the quality of such product, means we are working on the quality control। तो पहले तो मुझे वो बात पता चलनी चाहिए कि जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ एक एवरेज का, उससे कितने लोग नीचे हैं, ये मुझको डिस्पर्सन या डिविएशन ही बताएगा। ये इसका यूज हो सकता है, ठीक है। अब आगे देख लीजिए कि ये डिस्पर्सन कितने तरीके का होगा, मतलब इसको कैसे हम पढ़ सकते हैं। एक तो ऑब्सोल्यूट डिविएशन या डिस्पर्सन, दूसरा रिलेटिव डिस्पर्सन। तो ऑब्सोल्यूट डिस्पर्सन क्या हो गया कि वो ओरिजिनल डेटा कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी मीन से डिस्टेंस क्या है। ये तो आपका ऑब्सोल्यूट बन जाता है क्या, डिस्पर्सन या डिविएशन। अब बात आती है रिलेटिव डिस्पर्सन। अगर आपने उस कुछ डेटा सेट में से कोई एक कोफिशिएंट निकाला डिस्पर्सन का, कि ये मेरे डिस्पर्सन का गुणांक है, जहाँ पर भी अगर कहीं कोई ऑब्जर्वेशन वैल्यू है, तो अगर इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन वी गेट द समहाउ नियर बाय आइडिया ऑफ द लोकेशन ऑफ सच ऑब्जर्वेशन। तो अब आप डिस्पर्शन को रिलेटिव टर्म्स में मेजर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव डिस्पर्शन। बात समझ आती जा रही है। मीन से दूरी की बात हो रही है। If it is the mean and it is the observation which is far away from the mean, तो अगर हम इसको परफेक्टली नाप लेंगे कितना है, या मैथमेटिकल टर्म्स में इस दूरी को हम घटा जोड़ के जान लें, तो देन इट इज ऑब्सोल्यूट डिस्पर्सन। और अगर हमने कोई गुणांक निकाला है कि नॉर्मली हमारा जो डिस्पर्सन है वो इतनी दूर या इतनी पास होता है, एक गुणांक निकाला पूरी सीरीज में काम करके, और वो केवल हम अपनी एक्स वैल्यू पे अप्लाई कर दें कि हमने एक निकाला कि हमारा जो डिस्पर्सन है, और वो सब करके वो अभी आगे आगे आप सीखेंगे कि कैसे कोफिशिएंट निकलता है, वो 25% लगभग आता है। तो जो भी हमारे एक्स की वैल्यू है वो 25% डिस्पर्स हो रही होगी आइदर साइड, प्लस और माइनस। दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव डिस्पर्सन। अब मुझे बताइए कि यहाँ तक के डिस्कशन में हैव यू एनीथिंग टू आस्क, कुछ पूछना है आपको अभी तक के डिस्कशन में? प्लीज बेटा रिस्पॉन्स करते चलिए। नो, ओके। नाउ व्हाट आर द मेथड्स? और मेथड्स मैंने कल आपके साथ थोड़े थोड़े डिस्कस भी कर लिए थे। पहला लॉरेंस कर्व ग्राफिकल मेथड है। मैथमेटिकल मेथड में आपकी रेंज है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है, और मोमेंट्स के हिसाब से मेथड्स बने हुए हैं, मीन्स द ऑन द पॉइंट, दैट इज द मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब हम लोग मैथमेटिकल की ओर आगे बढ़ेंगे, और मैथमेटिकल में आपका सबसे पहले आएगा रेंज, ठीक। लॉरेंस कर्व आप पढ़ के आओगे, मैंने बार बार बोला है, तब हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें तो न्यूमेरिकल नहीं है, ये आपको पढ़ ही के आना है तभी डिस्कस होगा। तो रेंज जानने के लिए कि ये जो हमारा डिस्पर्सन है या जो मेरा डेटा सेट है यार, तो ये डिस्पर्सन क्रिएट क्यों होता है? डिस्पर्सन क्रिएट होता है कि जब हमारी वैल्यूज़ जो एवरेज है उससे दूर होती हैं, ठीक। तो हमें रेंज कैसे पता चलेगी कि मेरा डेटा सेट कितने में फैला हुआ है? तो जो लेफ्ट साइड की एक्सट्रीम वैल्यू हो और जो राइट साइड की एक्सट्रीम वैल्यू हो, उन्हीं के बीच में तो मेरी रेंज होगी कि मेरा डेटा सेट उन्हीं के बीच तो फैला होगा। हाँ, एग्री कर रहे हैं ना आप इस बात से? अगर हम बीचों बीच में हैं, इफ इट इज़ द मीन,
और मीन हम मान लेते हैं कि कोई 40-50 के बीच की कोई फिगर है, तो मेरा डेटा कोई 2 या 3 4 5 से शुरू हो रहा होगा और 90-100 तक कुछ जा रहा होगा। एग्री? तो एक तो लेफ्ट साइड हो गई, मीन्स द लोएस्ट साइड, और एक कौन सी साइड हो गई? द ग्रेटेस्ट साइड, बड़ी हुई साइड, जो प्लस की वैल्यूज हैं मीन से। मीन से प्लस माइनस की बात मैं कर रहा हूँ केवल। ठीक, अगर सिंपल फॉर्म में देखें तो सारी की सारी वैल्यूज हैं, 2 3 4 5 6 40 50 60 70 80 90 100। मीन से लेफ्ट साइड कुछ होंगी और मीन से राइट साइड कुछ होंगी। तो मीन से जो लेफ्ट साइड या राइट साइड कुछ है, या सेंट्रल वैल्यूज से लेफ्ट या राइट कुछ भी है, वो सेंट्रल वैल्यू आपके लिए मीडियन भी हो सकती है, मोड भी हो सकती है। तो वही तो आपकी डेटा रेंज है। तो डेटा रेंज के लिए आपका फॉर्मूला बन जाएगा L minus S, where L represent for the largest value in the data set and S represent for the smallest value in the data set. तो डेटा सेट की जो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है उससे घटेगा द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा सेट, देन यू विल गेट द रेंज। क्लियर? कोई डाउट? अगला है आपके लिए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द रेंज। इस रेंज को रिलेटिव टर्म्स में हम कैसे मेजर करें? तो रिलेटिव टर्म्स में ये कोफिशिएंट ऑफ द रेंज के लिए फॉर्मूला आप लिख लीजिए L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा सेट सब्सट्रैक्टेड बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा सेट अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा सेट एडेड बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा सेट। ये फार्मूला जब आप रन कराओगे देन यू विल गेट द कोफिशिएंट ऑफ रेंज, देन यू विल गेट द कोफिशिएंट ऑफ द रेंज। और ये कोफिशिएंट क्या करेगा आपको? कोफिशिएंट एक आपको रिलेटिव आइडिया दे देगा, अनुपातिक, क्योंकि इसने हाईएस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू को कैटर किया हुआ है। तो कहीं कभी एक्स आप इसके ऊपर पुट करोगे तो ये आपको गुणा करके, क्योंकि आपने तो एक गुणांक निकाला है ना इससे, तो एक ये रिलेटिव आइडिया आपको दे देगा कि इस लोकेशन पर आपका एक्स है। दिस इज द यूज ऑफ द रिलेटिव टर्म्स। ये ऑब्सोल्यूट नहीं होते, ऑब्सोल्यूट तो आपको नाप के पता चलेगा कितनी दूर हैं आप मीन से, लेकिन ये रिलेटिव मेजर है, जो रेंज में आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं उसका आइडिया आपको दे देगा, मोर और लेस, नियर बाई। ठीक, कोफिशिएंट आपके लिए हमेशा प्लस माइनस होते हैं कि किसी भी साइड आप हो सकते हो। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग जल्दी से। अब आपके लिए क्या आता है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज, अभी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है? मतलब वो विस्तार जो क्वार्टाइल के बीच में है। आप ये तो बोलते हो इंटर स्टेट ट्रेड, मतलब एक राज्य से दो राज्य के बीच में होने वाला व्यापार। इंटरनेशनल, दो देशों के बीच होने वाला कोई काम, तो इसका नाम क्या है? इंटर क्वार्टाइल रेंज, मतलब दो क्वार्टाइल के बीच का रेंज। तो आपकी दो क्वार्टाइल कौन सी होगी? क्वार्टाइल 3 एंड क्वार्टाइल 1। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। ठीक, Q3 माइनस Q1। अब सेमी क्वार्टाइल रेंज, इसी का आप आधा कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड द सेमी क्वार्टाइल रेंज। आराम से लिखते जाइए सारी चीज। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सेमी क्वार्टाइल रेंज? दैट इज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, इसी को क्वार्टाइल डिविएशन भी बोलेंगे। क्वार्टाइल डिविएशन अगर निकालना है तो वो भी इसी फार्मूले से निकलेगा। किस फार्मूले से? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 मीन्स क्वार्टाइल डिविएशन एंड सेमी क्वार्टाइल रेंज इज अ सेम मेजर। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते इसी का नेक्स्ट स्टेप। नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन? अब क्वार्टाइल डिविएशन आपने जान लिया कि क्वार्टाइल से कितना डिविएशन है किसी एक्स का।
तो क्वार्टाइल का भी कोई कोफिशिएंट हो सकता है कि रिलेटिव मेजर में आप उस एक्स के साथ उस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो एंड यू आर एबल टू फाइंड द लोकेशन ऑफ सच एक्स और ऑब्जर्वेशन. तो कोफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन इज Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. अब बच्चों यहाँ पर हम लोग 1 मिनट का से 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं. जितना अभी तक डिस्कस हुआ है रेंज से लगा करके इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड द सेमी क्वार्टाइल रेंज एंड द क्वार्टाइल डेविएशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ द रेंज, इसका आप जल्दी से रिवीजन कर लीजिए जो भी आपने नोट डाउन किया है. कुछ छूटा है तो वो भी आप पूछ सकते हैं 1 आध मिनट के बाद. कोई क्वेरी अगर जनरेट हो रही है रिगार्डिंग डिस्कशन तो वो भी आप पूछ सकते हैं. टेक योर टाइम ऑफ 1 to 2 minutes और जल्दी से आप अपने नोट्स को गो थ्रू करिए और उसके बाद यू कैन रेज योर क्वेरी. यस, एनी क्वेरी बेटा? एनी क्वेरी रिगार्डिंग डिस्कशन? अभी तक जो डिस्कस हुआ उसमें कोई क्वेरी है? नो. चलिए, तो ये क्वेश्चन लिखिए फटाफट. क्या सर फिर क्वेश्चन लिखाने लगे? हम लोग करते नहीं है फिर भी लिखवाते. लिखवाना तो पड़ेगा ही, आप करें या ना करें. चलिए लिखिए फटाफट. 87, 36, 95, 99, 52, 63, 49, 70, 50, 65 एंड 98. इतने नंबर एक डेटा सेट में है. ठीक, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ जिसे आप मिला लें. 87, 36, 95, 99, 52, 63, 49, 70, 50, 65 एंड 98. इतने नंबर एक डेटा सेट में हैं. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल. आपको ढूंढना क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल. तो एक बात याद रखिए, जहाँ कहीं भी पोजिशनल चीज़ें आपसे ढूंढने के लिए कहीं जाएं, चाहे वो मीडियन हो, चाहे क्वार्टाइल हो, चाहे डेसिमाइल हो, चाहे परसेंटाइल हो, आप डेटा को फ़ौरन से फ़ौरन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना चाहिए. उसके बाद काम शुरू करना चाहिए. ठीक, तो इसको आप लोग कर लो लगे हाथ. मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एंड आई एम गिविंग यू 4 minutes फॉर इट. 11:46 है मेरी घड़ी के हिसाब से. 11:50 में मैं आपसे बात करना शुरू करूँगा. तब तक आप इसको करिए. जो आप घर से तो लाएंगे नहीं तो यहीं करिए. यस, करिए फटाफट. अब मुझे क्वार्टाइल डेविएशन बताइए और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बताइए.
यस, जल्दी करो बेटा। जिसका हो गया हो वो आंसर कर सकता है, अदर बाई ओपन देयर स्पीकर्स और थ्रू चैट। सर क्वार्टाइल डेविएशन 43। क्वार्टाइल डेविएशन 43। ओके। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन? Yes. Is anybody trying? Sir, coefficient of quartile deviation is 21/26. 21/22। तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 21/22। 22 नहीं सर, 21/26। 26। 21/26 कितना होगा? 0.8 समथिंग। तो चलते हैं जल्दी से, डिस्कस करिए आप लोग, सब लोग मेरे साथ। तो इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब आप इस सीरीज को सेट करोगे तो ये क्या बन जाएगी? 36, 49, 50, 52, 63, 65, 70, 87, 95, 98 एंड 99। एग्रीड? जो लोग भी हैं वो इसको सबको साथ करते हुए चलो मेरे पेन पेपर पर। अब अब आपको इसमें क्या चाहिए? क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1। फॉर द क्वार्टाइल 1, अब इस सीरीज में कितने हैं वैल्यूज बेटा? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 वैल्यूज हैं। तो 11 वैल्यूज हैं अगर, तो हमको क्या लगाना चाहिए? n+1/2। तो अगर हम n+1/2 लगाएंगे और डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो 11 और 1 12 डिवाइड बाई 4, तो हमको क्या मिलेगा? 3 मीन्स थर्ड आइटम ऑफ द सीरीज। तो इन द असेंडिंग ऑर्डर व्हाट इज द थर्ड आइटम इन द सीरीज? इज द 50। मार्क करते चलिए। तो क्वार्टाइल 3 आपके लिए क्या हो गई? क्वार्टाइल 1 आपके लिए, सॉरी, क्या हो गई? दैट इज 50 ना क्वार्टाइल 3। अब क्वार्टाइल 3 के लिए आपको क्या करना होता है? इसी में 3 का मल्टीप्लाई कर देना है आपको। यही तो फार्मूला होता है। तो जब आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आइटम कौन सा बन जाएगा? 9th आइटम। और 9th आइटम पे आपके क्या लोकेटेड है? 9th प्लेस पर 95। तो आपके लिए क्वार्टाइल 3 क्या बन गई? 95। और आपका क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है? Q3 माइनस Q1/2। तो Q3 है आपका 95, Q1 है आपका 50/2, मीन्स 45 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर विल बी द 22.5। Shivani, I appreciate your gesture to attempt it, but this is the time then you have to correct your versions. Okay सर बेटा? मैंने ऑर्डर में नहीं लिखा था। ठीक। तो 22.5 आपके लिए क्या आ जाएगा? द क्वार्टाइल डिविएशन। अब क्वार्टाइल डिविएशन से आगे आपको प्रोसीड करना है टुवर्ड्स द कोफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डिविएशन। तो कोफिशिएंट का फार्मूला आपके लिए क्या होता है? जल्दी से देखें। Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो Q3 माइनस Q1 आपको पता है 45 है, और Q3 प्लस Q1 इज 145। तो 45 डिवाइडेड बाई 145, ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी 0.31।
Are all of you getting what I am telling to you? If there is any query, तो आप फटाक से पूछें। अगर आपने इसको पेन डाउन नोट डाउन किया है तभी क्वेरी भी जनरेट होगी। बात समझ रहे हैं ना आप मेरी? यस, कुछ कहना चाहती हैं आप पूजा जी? यस सर, थोड़ा फिर से बता दीजिए ना। तो क्वार्टाइल डिविएशन मैं आपको बता चुका कि क्वार्टाइल 3 हम लोगों ने निकाली थी 95 और क्वार्टाइल 1 हम लोगों ने निकाली थी 50। नहीं सर, वो कैसे निकाले थे क्वार्टाइल डेविएशन, वहाँ पर डाउट हो गया है। इसीलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस तभी होगी जब आप लोग घर पे अटेम्प्ट करोगे, वरना आप देखो क्लास का आधा टाइम क्वेश्चन ही कराने में बेटा पूरा चला जाएगा। नई नई चीज़ें आप सीखेंगे कैसे? आप घर से करिए, फिर उसके बाद वो क्लास में डिस्कस हो तो टाइम कम वेस्ट होगा। ठीक, और आप जब लगाएंगे तो आपका भी एक सेंस या इन्वॉल्वमेंट होगा, तो जो मैं बोलूँगा वो जल्दी समझ आएगा। और एकदम आप खाली मेरे सामने रॉ बैठे रहेंगे एकदम, तो जो मैं बोलूँगा वो समझ भी जल्दी नहीं आएगा। दैट इज़ वाई मैं बोलता हूँ एक बार करके लाओ, गलत हो सही हो वट एवर, इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग तो आपको पता तो होगा कि कैसे Q3 हो रहा है, कैसे Q1 हो रहा है। तो Q3 या Q1 ऐसे निकलता है आपका कि जो भी सीरीज है उसमें जो नंबर्स हैं, तो अगर वो आपके लिए इवन नंबर है तो n/2, अगर ऑड नंबर है तो n+1/2। यही तो लगता है। तो n+1/2, क्योंकि इस सीरीज में 11 आइटम थे तो 11+1/2, 11 आइटम थे ना? हाँ यस, 11+1/4 इससे मिलेगा क्वार्टाइल, 2 से मिलती मीडियन, तो अपॉन 4 इससे मिलेगा क्वार्टाइल। तो जब हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 3। इसका मतलब तीसरे नंबर पर जो आइटम है वो हमारा क्वार्टाइल 1 है। तो तीसरे नंबर पर आपने असेंडिंग ऑर्डर में जब इस डेटा सेट को अरेंज किया तो तीसरे नंबर पर क्या नंबर आपको मिल रहा है? 50। तो क्वार्टाइल 1 हो गया 50। और क्वार्टाइल 3 को फाइंड करने का फार्मूला होता है 3 मल्टीप्लाई बाई n+1/4। तो n+1/4 आपको मिल चुका है 3। तो इसमें जब 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द 9th लोकेशन, और 9th लोकेशन पर आपका आइटम प्लेस्ड है 95। तो क्वार्टाइल 3 हो गई 95। तो क्वार्टाइल डिविएशन आपका हो गया Q3 माइनस Q1/2, जैसा मैंने आपको फार्मूले में लिखवाया था। तो क्वार्टाइल डिविएशन हो गया 95 माइनस 50/2 मीन्स 22/5। अब कॉफिशिएंट आपको जानना है तो उसका फार्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था, दैट वाज Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। अब Q3 और Q1 आपको पता है, वो हैं आपके लिए 95 और 50। तो न्यूमरेटर में आप 95 माइनस 50 कर दीजिए, डिनोमिनेटर में आप 95 प्लस 50 कर दीजिए, तो आपको वैल्यूज़ मिलेंगी 45 डिवाइडेड बाई 145। तो आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा 0.31। जैसा मैंने बोला इसको आराम से नोट कर लीजिए, फिर घर पे जाके देखिएगा तब करिएगा। ठीक, अब अगली बात, ये तो इंडिविजुअल सीरीज थी। अगर यही सीरीज डिस्क्रीट सीरीज हो जाए, यानी इसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज आ जाएं, तो जैसे आप मीडियन के लिए करते थे तो फिर उन फ्रीक्वेंसीज को आपको क्यूमुलेटिव करना है, और वहाँ पर फिर आपको ये n+2 n+1/2 या 4 जो भी है ये अप्लाई करना है, और इसके बाद देखना है कि वो फ्रीक्वेंसी किस जगह पर लाई कर रही है इन द क्यूमुलेटिव कॉलम, और उस क्यूमुलेटिव कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है वो क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 3 बनेगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? फ्रीक्वेंसीज को क्यूमुलेटिव किया जाता है। जब मीडियन की क्लास हो रही थी तो ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? अगर फ्रीक्वेंसी आपको दे दी जाए, इस इंडिविजुअल सीरीज को कन्वर्ट कर दिया जाए डिस्क्रीट सीरीज में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपको फ्रीक्वेंसी मिली है उनका स्टेप बाय स्टेप क्यूमुलेटिव टोटल लगा करके एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। फिर फाइनल जो आपका कैपिटल N आया है मीन्स द टोटल ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उस पर n+1/4 अप्लाई करेंगे आप, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू हमारे क्यूमुलेटिव कॉलम में जहाँ पर होगी, वहाँ से हम लोग उस कॉलम से पूरा जाएंगे किस कॉलम तक? वो ही हमारा क्या हो जाएगा?
क्वार्टाइल 1 का रेंज एरिया हो जाएगा, और उसमें जहाँ पर वो ऑब्जर्वेशन, जिस ऑब्जर्वेशन के अंदर वो क्युमुलेटिव वैल्यू फॉल कर रही होगी, वो ऑब्जर्वेशन आपका क्वार्टाइल 1 होगा। फिर उस वैल्यू में जो आपकी क्युमुलेटिव की Q1 की वैल्यू आई है उसमें आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे। वो जहाँ पर फॉल कर रही होगी क्युमुलेटिव में, क्युमुलेटिव के कॉलम में, वहाँ का ऑब्जर्वेशन आपके लिए Q3 हो जाएगा। फिर आप अप्लाई करेंगे Q3 वाला, वो Q3 माइनस Q1 कर अपॉन 2 करके डिविएशन, और अगर कोफिशिएंट पूछा जाए तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। करेक्ट है। अब अगर यही सीरीज कंटिन्यूअस हो जाए कि आपको उसमें दी जाए जो उसमें दी जाती है क्लास इंटरवल में, 5 से 10, 10 से 15, 10 से 20, तो कभी भी क्लास इंटरवल में कोई भी सीरीज स्टार बना के लिख लीजिए, अगर इंक्लूसिव फॉर्म में दी जा रही है, मतलब 10 से 19, 20 से 29, आपने तो ऐसी सीरीज की आदत है ना कि 10 से 20, 20 से 30, तो इनको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक, अगर इंक्लूसिव फॉर्म में दी जाए 10 से 19, 20 से 29, फिर 30 से 39, ऐसे अगर दी जाए तो आपको उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर देना चाहिए। मतलब तब आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तब आगे फिर उसका फ्रीक्वेंसीज का टोटल लगाइए, CF बनाइए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर यही n+1 अपॉन 4 Q1 के लिए, और n+1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 3 Q3 के लिए। और जहाँ ये क्यूमुलेटिव वैल्यू फॉल करेंगी, वो एरिया आपका क्वार्टाइल का क्लास होगा। जैसे मीडियन में आप क्लास ढूंढते हैं, याद आ रहा है, वो एरिया आपका क्वार्टाइल का क्लास होगा। और फिर आप मीडियन जैसा ही फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, सेम कि L1 प्लस, याद आ रहा है, वो फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। ठीक, वो फार्मूला आप अप्लाई करिए उसमें सेम जो मीडियन में लगता है, और तब क्वार्टाइल 1 आपको मिल जाएगा। ऐसे ही क्वार्टाइल 3 आपको मिल जाएगा। तब फिर आप क्वार्टाइल डिविएशन या कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल ढूंढ पाएंगे। बात समझ आती जा रही है। और एक काम करिए, आप, देता तो मैं रहूँगा, आप करते क्या हैं ये आपके ऊपर है। हाँ, ये बात है कि अगर आप में से ठीक ठाक लोग ने मुझे आंसर नहीं किया तो आंसर डिस्कस मैं कतई करूँगा नहीं। अब आप ये सोच के खुश रहिए मैंने सही निकाला या गलत निकाला, दैट इज़ अप टू यू। तो जल्दी से नोट करिए क्वेश्चन फटाफट, और उसको ट्राई करिएगा घर पर। क्लास इंटरवल नोट करिए, 0 to 5, 5 to 10, और इसी तरीके से 5-5 बढ़ाते हुए आप कहाँ तक पहुँचेंगे, 45 to 50 तक। मतलब कितने क्लास इंटरवल बन जाएंगे, बनाइए जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्लास इंटरवल। 5 to 10, सॉरी 0 to 5, 5 to 10, 0 से शुरू करेंगे आप, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, इस तरीके से आप पहुंचेंगे 45 to 50 तक। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज को नोट कर लीजिए। पहला जो आपका क्लास है 0 to 5, इसमें फ्रीक्वेंसी है 29, 29। दूसरा क्लास आपका 5 to 10 है, इसमें फ्रीक्वेंसी है 95, 95। तीसरा क्लास 10 to 15 है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 225, 225। चौथा क्लास जो आपका 15 to 20 है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 93, 93। फिफ्थ क्लास 20 to 25, इसकी फ्रीक्वेंसी है 29, 29। अगला क्लास जो आपका 25 to 30 है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 7। फिर जो अगला क्लास है आपका 30 to 35, इसकी फ्रीक्वेंसी है 9। फिर जो अगला क्लास है आपका 35 to 40, इसकी फ्रीक्वेंसी है 6। फिर अगला क्लास है आपका 40 to 45, इसकी फ्रीक्वेंसी है 4। फिर अगला क्लास आपका 45 to 50, इसकी फ्रीक्वेंसी है 3। आपको मॉडल, आपको क्लास दे दिए मैंने, फ्रीक्वेंसी दे दी मैंने। अब जो तरीका बताया है, इस तरीके से आप इसको लगाइए घर पर, कोशिश सारे लोग करिए, गलत हो सही हो
नो इशू, करके आप भेजें मुझे, तब ये डिस्कस होगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। आपको कुछ जो और बातें बतानी है, दूसरे मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशंस हैं कि जिनके थ्रू हम लोग इस डिस्पर्सन को समझते हैं, दैट इज़ द मीन डिविएशन। और मीन डिविएशन के लिए जल्दी से लिखिए, आपका फॉर्मूला बनता है, लिखिए स्मॉल डेल्टा, मतलब मीन को डिनोट करते हैं किससे, एक डेल्टा का साइन होता है, ग्रीक लेटर है उसका, स्मॉल डेल्टा। आप लिख सकते हो मीन डिविएशन इज इक्वल टू 1/n अब इसके आगे सिग्मा, सिग्मा मतलब सम टोटल वाला सिग्मा जो स्टार्स में यूज होता है, ब्रैकेट ओपन, x माइनस कैपिटल M, दिस इज द मीन डिविएशन। ठीक बेटा, यहाँ पर n वो आपका क्या है, n है आपका जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं इनकी नंबरिंग, कितने ऑब्जर्वेशन है, और x वो लोकेशन है, वो वैल्यू है, और m आपका क्या है, m आपका मीन है या मीडियन है या मोड है। कोई भी चीज आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं मीन डिविएशन के निकालने के लिए। इसका नाम मीन ही होता है, मीन डिविएशन ही रहेगा, मीडियन डिविएशन या मोड डिविएशन इसका नाम नहीं होगा, इसका नाम मीन डिविएशन ही है। आप जो कैपिटल M है उसकी जगह पर इधर अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, ठीक है, इनसे डिविएशन को देख सकते हैं, या आप मीडियन से भी डिविएशन को देख सकते हैं, या आप मोड से भी डिविएशन को देख सकते हैं। अब इसका कोफिशिएंट कैसे मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ द MD, कोफिशिएंट ऑफ द मीन डिविएशन, ये मिलेगा वट एवर द मीन डिविएशन यू हैव कैलकुलेटेड इज द न्यूमरेटर, मीन्स MD अपॉन मीन और मीडियन और मोड। यानी जो ये M है, अगर आपने M मीन लगाया है तो मीन से डिवाइड कर दीजिए, इस M में अगर आपने मीडियन फाइंड आउट की है तो मीडियन से डिवाइड कर दीजिए MD को, और अगर आपने मोड से ये सारा काम किया है तो मोड से डिवाइड कर दीजिए MD को, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ MD मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको इसको सिंपली लगाने का एक तरीका बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आप जल्दी से इसको कर पाएंगे या समझ पाएंगे। तो एक अगर सीरीज आपकी, नोट करिए इसको, मैं अपने साथ करा दूंगा, एक अगर सीरीज आपकी, यस बोलिए सर मीन डेविएशन का फॉर्मूला रिपीट कर दीजिए। मीन डिविएशन का फार्मूला है 1/n, n फॉर नेहरू, सिग्मा, सिग्मा मतलब सम टोटल के लिए जो यूज किया जाता है वो वाला सिग्मा, ब्रैकेट ओपन, x माइनस m। ठीक, ये मीन डिविएशन का फार्मूला है। और x माइनस m बेटा क्या चीज होगी, दैट इज द डिविएशन। ठीक है ना, ये डिविएशन होगा। ठीक, x से कितनी दूर m है, एक जैसे आपने मान लीजिए एक सीरीज ली, ठीक ना, एक सीरीज ली और उसमें से आपने कोई अर्थमेटिक मीन या मीडियन कुछ निकाला, ठीक है ना, इससे अब आपका वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन माइनस करिए आप उससे, x से इस मीन को, तो ही तो आपको पता चलेगा आप कितनी दूर है। मान लीजिए आपकी एवरेज वैल्यू 65 है जो मैं बोल रहा था, ठीक ना, ये तो वो एवरेज वैल्यू जो आपने निकाली, और आपका एक ऑब्जर्वेशन 58 पे है, किसी बच्चे के 58 आ रहे थे, ऐसा मैंने बोला था। तो जब आप इस x से अपना जो ये एवरेज है इसको आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -7। इसका मतलब क्या है कि ये जो 58 है ये हमारे जो 65 है इससे 7 कम है, मतलब लेफ्ट साइड पर सिचुएटेड है मीन से, यही पता चल रहा है ना डिविएशन। अगर जो मैंने दूसरी वैल्यू बोली थी एग्जांपल में, वो बोली थी 72,
तो अगर हम 72 को x की जगह पुट कर दें, 72 माइनस m, तो हमको क्या पता चलेगा कि ये +7 पे है, यानी जो हमारी एवरेज 65 है इससे +7 पे, ठीक ना। तो ये कॉलम ये आपको डिविएशन बता देगा, ठीक। तो ये डिविएशन या तो प्लस में आएंगे या तो माइनस में आएंगे या ज़ीरो हो जाएंगे। ज़ीरो तब हो जाएंगे कि मान लीजिए जो 65 आपका एवरेज है, 65 ही आपका कोई ऑब्जर्वेशन हो तो ज़ीरो हो जाएगा। समझ आता जा रहा है ना। मतलब क्या होगा, एक कॉलम आपके लिए बनेगा x, दूसरा कॉलम बनेगा आपका जो आपने मीन फाइंड आउट किया या मीडियन फाइंड आउट किया या मोड फाइंड आउट किया उस सीरीज का, वो आप घटाओगे x से, तो दैट वो बन जाएगा x माइनस, हम अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं, x माइनस एक्स बार, या यहाँ पे आप m लिख रहे हो तो m लिख लो, x माइनस m। तो वो फिगर्स आपको किस में मिलेंगी, ईदर इन द माइनस और इन द प्लस और ज़ीरो, इससे ज़्यादा तो मिल नहीं सकती। अब आपको करना क्या है, इस डिविएशन को ऑब्सोल्यूट करना है, मतलब सारी माइनस फिगर्स को प्लस में बदल देना है, प्लस वाली तो प्लस में रहेंगी रहेंगी। मतलब वो कहना ये चाहता है कि आप केवल मीन से दूरी को देखें, उसके प्लस माइनस में ना जाएं। तो अगला कॉलम आप बना लीजिए ऑब्सोल्यूट डिविएशन, यानी ये जो भी प्लस माइनस की वैल्यूज हैं इनको प्लस, सबको प्लस में कर दो। तो आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा x माइनस m, ठीक ना, यही तो मिल रहा है, सिग्मा x माइनस m, और 1/n आपको उस पर लगा देना है बस, तो आपको मीन डेविएशन मिल जाएगा। इतना सिंपल फार्मूला है, कुछ करना नहीं है इसमें। हाँ, अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो कुछ भी नहीं करना, इतना ही करना जितना मैं बोल रहा हूँ। अगर इसी में सीरीज डिस्क्रीट हो जाती है तो मीन को f के साथ कैसे निकालते हैं वो अप्लाई करके आपको डेविएशन देखना पड़ेगा, ठीक ना। मीन आप फिर अगर fx करके fx अपॉन f करके निकालोगे और उससे फिर x की दूरी को देखोगे। अगर मीडियन लगा रहे हो तो फिर मीडियन अगर कंटिन्यूअस सीरीज हो जाती है तो फिर जैसा कल एक क्वेश्चन आया था, तो आपको मिड वैल्यू लेनी पड़ेगी, उसकी मिड वैल्यू x बनेगी, फिर उससे fx करके आप मीन वैल्यू निकालो, और फिर मीन से x की दूरी को आप रखो x माइनस m में, और फिर अगले में उसको ऑब्सोल्यूट बनाओ, जो भी माइनस की हो उनको प्लस करो, फिर टोटल लगाओ x माइनस m, तो वो बन जाएगा सिग्मा x माइनस m। फिर आप 1/n से उसको कर दो तो आपको md मिल जाएगा। कुछ बात समझ आ रही है? इज देयर एनी डाउट? प्लीज रिस्पॉन्स चाहिए आपका बेटा, तब तो मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगा। आर यू गेटिंग? नो? कहाँ से नो हुआ बेटा, कहाँ तक समझ आया, जल्दी बताइए, अभी 4-5 मिनट हैं हम लोगों के पास। कहाँ से दिक्कत आनी शुरू हुई बेटा कल्पना? कंटिन्यूअस सीरीज में। ओके बेटा, कंटिन्यूअस सीरीज में जब हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसकी मिड वैल्यू ले लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए 5 से 10 है तो हम लोग को तो x बनाना है ना, उसको ऐसे ही तो करते हैं, x बनाना है तो 2.5 कर देंगे उसको, मतलब 0 + 5 डिवाइड बाई 2। अगर फिर 0 से 5 तक है, सॉरी, अगर 5 से 10 है तो 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5 कर देंगे। ऐसे मिड वैल्यू मिल जाएंगी, इन मिड वैल्यू को x माना जाएगा। अगर f है तो फिर fx अपॉन f, यही तो फार्मूला होता है मीन निकालने का। फिर आपको जो मीन वैल्यू मिल जाएगी उससे आप इस मिड वैल्यू जो आपका x आपने निकाला है मिड वैल्यू के रूप में, इससे डिस्टेंस नापेंगे उसका मीन का। क्लियर हो रहा है? ओके, तो एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन देना ही पड़ता है यार, टीचर की प्लेस पे आप लोग आओगे तो आप लोग मैं तो देता रहूंगा, आप करें तब तो बेटा बड़ी अच्छी मदद मैं कर पाऊंगा, तो आप करेंगे नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। चलिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, लिख लीजिए फटाफट। सिंपल दे रहा हूँ इंडिविजुअल सीरीज का, ठीक। वैल्यू लिखिए 3, 5, 6, 7, 8, 10, 9 नहीं लिखना है, 10, 11 एंड 14। फिर से दोहरा दे रहा हूँ, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14।
तो टोटल आपका कितना है इसका, 8 फिगर्स है, तो n आपका हो गया 8। अब बाकी काम आपको करना है, इसका मीन निकालना है, फिर इसका x माइनस एम निकालना है, फिर उसको ऑब्सोल्यूट बनाना है, और उसके बाद मीन डिवीएशन कैलकुलेट करना है। और जब मीन डिवीएशन मिल जाए तो फिर आपको कोफिशिएंट ऑफ एमडी निकालना है। ये आप कल निकाल के लाएंगे, तब आगे चर्चा होगी कि आगे कैसे होता है। मीन डिवीएशन के आगे भी तो जाना है ना बच्चा। मैं करवा इसलिए रहा हूँ कि अगर अभी आप नहीं कर रहे हो बेटा, तो आगे स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसके आगे कोरिलेशन है, इसके आगे रिग्रेशन है, जहाँ किसी कीमत पर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और करे बगैर गुजारा होगा नहीं। समझ रहे हैं ना आप? वहाँ पे फार्मूले भी लंबे हो जाएंगे और एप्लीकेशन भी लंबा हो जाएगा। तो अगर आपकी ये छोटे छोटे काम करने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो उस जगह पर तो आपके हाथ कांपने लग जाएंगे। ठीक, आपकी असफलता में मेरी असफलता है और आपकी सफलता हमारी सफलता है। ठीक, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि बच्चों करो। जो अकाउंट्स है या जो स्टेट्स है या जो भी ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिनमें आपको न्यूमेरिकल पार्ट या कुछ करने का काम होता है, उसे करना चाहिए। कितना भी अच्छा समझा हुआ आदमी हो, कितने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपने 1-2 सवाल उसके लगाए नहीं है, तो जब भी आप उसको करने बैठोगे एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, आप कंफ्यूज होगे, आपको दिक्कत आएगी और आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वेदर आई एम डूइंग राइट और रॉन्ग। सो प्लीज़ प्लीज़ डू इट। आप इसको करके कल लाइए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग पिछले वाला भी काम कर लाते हो तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे, और करा तभी मानेंगे जब मुझे भेजा जाएगा। ठीक, करके आप कॉपी में रखें, ये करा नहीं है। ओके देन, बड़ी अच्छी मीटिंग रही आप लोगों के साथ। अच्छा, कोई क्वेरी बेटा हो रही हो तो जल्दी से पूछ लो, अपना टाइम पूरा हो रहा है। इज देयर एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडेज सेशन? अच्छे से टाइम लेके आप पूछ सकते हैं बच्चों, कन्फ्यूजन लेके मत जाइएगा। यस, एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? नो? ओके, आंसर इज 6। ये किस चीज का आंसर बता रही देवी जी आप हमें? सर लास्ट क्वेश्चन जो आपने दिया अभी। एमडी? यस सर। एमडी का आंसर तो ये नहीं है, फिर से ट्राई करिएगा। ओके, कल मिलते हैं, आप इसको करके भेजिए तब पता चलेगा। ओके देन, वेरी नाइस मीटिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।